गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आप सभी लोग तक पहुंच रही है? बताइए, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है साउंड ऑडियो? ऑडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? ओके। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। दोनों को हमने यहाँ पे एक साथ क्यों रखा है? क्योंकि इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस आपको समझना है कि आखिर रिसोर्सेस को मैनेज सीपीयू करता ही क्यों है। क्योंकि कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सीपीयू चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो आप लोग समझिए। ठीक है, तो हाँ, कल का एक टॉपिक में आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था, डाउट्स हुआ था। तो कल आपको पता है कि कल का सेशन लगा हुआ है वो प्रॉब्लम सेशन लगा हुआ है। तो प्रॉब्लम सेशन इसलिए लगता है, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम एंड डाउट का जो सेशन लगता है वो कल लगा हुआ है। स्टडी प्लान में ऑलरेडी अलग से इसको लगाया गया है। ठीक है, कल है 24 तारीख। ठीक है, 24 जून को ये लगा हुआ है। तो जिस टॉपिक में भी आपको डाउट हो उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, और मैं ठीक है, और मैं उस दिन आपको प्रॉब्लम डाउट सेशन के दिन हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि एक एक वास्ट एरिया है, वास्ट सिलेबस है, और थोड़ा फास्ट कराने के चक्कर में कुछ चीज़ें क्या होता है, दिक्कत तो हो ही जाता है। और दूसरी चीज़ है कि सिलेबस के चीज़ों को समझना भी है, क्योंकि लेवल ऑफ द एग्जाम जो है ना, ये हम बिल्कुल यूजीसी नेट के लेवल पे नहीं जा सकते या गेट के लेवल पे नहीं जा सकते। तो उससे ये नीचे लेवल रहेगा, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो हाँ, तो ये जो है डाउट सेशन के दिन जो डाउट्स लिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, उसमें उन टॉपिक्स पे जहां पर कंफ्यूजन है उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, सामने मॉनिटर आ रहा है। ओके, वेट 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 वेट। अब ठीक है मेरे ख्याल से, अब ओके है। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मॉनिटर को ही रख दिया था। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक को क्लियरली पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज समझना है। सपोज एक डायग्राम से मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है और यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है मल्टी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, इस पे फोकस करिए आप लोग। ओके, यहां पर आपको समझना है, लेट सीपीयू के साथ अगर हम बात करें कि डायरेक्टली जो मेमोरी कनेक्ट होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली जो मेमोरी कनेक्ट होता है, एक तो हो गया मेन मेमोरी। क्या हो गया? मेन मेमोरी। ओके, व्हेन वी से मेन मेमोरी, तो हम लोग सीधा बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हर प्रकार की मेमोरी को मैनेज करना, बट प्राइमरीली मुख्य रूप से हाँ, चैट को ऑफ कर देता हूं। ठीक है, हाँ, मुख्य रूप से आपको यहां पे समझना है कि व्हेन वी से मेमोरी मैनेजमेंट, तो मुख्य रूप से सीपीयू मेन मेमोरी को मैनेज करता है, हालांकि सेकेंडरी को भी मैनेज करता है। लेकिन यहां पर इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि सीपीयू ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो एक तो मेन मेमोरी यहां से सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। अगर हम कहें तो यहां से रजिस्टर भी क्या है? रजिस्टर भी मेन मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। और अगर हम कहें तो आपका कैश मेमोरी, कैश मेमोरी भी क्या है? डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेसिबल है। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं, क्योंकि जब हम मेन मेमोरी कहते हैं तो रैम कहते हैं। रजिस्टर मतलब रजिस्टर्स जो मेमोरी है वो भी यूज करता है, सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, और कैश भी डायरेक्टली एक्सेस करता है। लेकिन यहां पर जब हम लॉजिकली बात करें
तो लॉजिकली आपको एक समझना है कि रजिस्टर का स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे आप जानते हैं 32 बिट रजिस्टर अगर हमारे कंप्यूटर में है, या 64 बिट है, या 128 बिट है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, किसी का 16 बिट, किसी का 12 बिट, मतलब 16 12 16 16 12 16 8 8, जो जनरल पर्पस रजिस्टर का जनरल परसेप्शन क्या होता है कि 16 बिट है, 12 बिट है, 16 बिट है, फिर 16 बिट है, लाइकवाइज। इसका मतलब क्या है कि इसका साइज क्या बहुत कम है। इसको मैं मिटा रहा हूं, हौच पौच नहीं कर रहा हूं। आपको ये समझना है कि रजिस्टर का साइज जो होता है लिमिटेड होता है, ध्यान दीजिएगा, लिमिटेड साइज होता है रजिस्टर का, ठीक है। तो रजिस्टर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोसेसेस के डेटा को स्टोर करे, मतलब एक साथ n नंबर ऑफ प्रोसेस या मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी है, इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल में कैश मेमोरी आता है, फास्टेस्ट भी है, बट कैश मेमोरी का भी क्या होता है, साइज बहुत कम होता है। और दूसरी चीज ये है कि कैश मेमोरी में केवल वही डेटा या वही जो है इंस्ट्रक्शन या वट एवर, वही प्रोग्राम से डेटा, जब भी हम कुछ भी कहें डेटा का इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मतलब एक ही चीज, तो जो भी इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है उसको कैश मेमोरी में स्टोर किया जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेन मेमोरी में कोई भी प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से, जैसे यहां पर सेकेंडरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी का मतलब यहां पर लेटेस्ट की ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव में प्रोसेस है P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस है। और यहां पर मेन मेमोरी में केवल मान लीजिए कि एक ही प्रोसेस है, वो है यहां पर मान लीजिए केवल एक ही प्रोसेस है P1, ठीक है, बाकी मेन मेमोरी खाली है। तो मेन मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में P1 को क्या किया गया, फेच किया गया, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी से ही कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, या कोई कमांड या कोई भी इंस्ट्रक्शन, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में ही तो सेव रहता है परमानेंटली। तो सेकेंडरी स्टोरेज से उसे कहां पर लाया जाता है, मेन मेमोरी में लाया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये हम लोग कल परसों भी हमने बहुत सारे बेसिक चीजों में स्टेट ऑफ द प्रोग्राम्स में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर आप देखेंगे प्रोसेस P1 को यहां पर लोड कर दिया गया। अब यहां पर समझना है कि मेन मेमोरी में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, और सीपीयू क्या किया, इस प्रोसेस को इन्वोक कर लिया, ठीक है। जैसे ये रेडी क्यू मेन मेमोरी में अगर है तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, रेडी क्यू फॉर्म हो रहा है, ठीक है, रेडी क्यू, ठीक है, मीन्स रेडी स्टेट में है। रेडी क्यू मतलब क्या, एक प्रोसेस रेडी स्टेट में है, वेटिंग फॉर द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। सीपीयू यहां पर एक प्रोसेस है, इसको उठा लिया, ठीक है, और उठाने के बाद लेटेस्ट सीपीयू ने यहां पर प्रोसेस P1 को ले लिया, ठीक है, और P1 के एग्जीक्यूशन के दौरान, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ P1, इसको इनपुट आउटपुट की नीड है। इनपुट आउटपुट मतलब लेटेस्ट कुछ फाइल की जरूरत है, रिक्वायर्ड फाइल या रिक्वायर्ड सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड है। इन बिटवीन द प्रोसेस मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या है, एग्जीक्यूशन के दौरान P1 को कुछ इंपॉर्टेंट फाइल चाहिए, मतलब इनपुट आउटपुट चाहिए, जिसको हम IO कहते हैं, या इनपुट आउटपुट फाइल्स, या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इसको डेटा चाहिए, इनपुट चाहिए, या डिवाइस चाहिए। तो IO के लिए क्या करता है, वेट करता है। एक देखिए, एक प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस को नीड किसका होता है, एक प्रोसेस को दो चीज का नीड होता है, एक CPU का नीड होता है और एक IO का नीड होता है। IO मतलब इनपुट आउटपुट, मतलब डिवाइस, फाइल्स या रिसोर्सेस, और यहाँ पर CPU की नीड होती है। तो CPU ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन के दौरान जरूरत है तो IO की जरूरत होती है, यही जरूरत है। अब यहाँ पर P1 को जरूरत है इनपुट आउटपुट की, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से प्रोसेस जो है P1 ये वेट करने लगा, मतलब ये वेटिंग स्टेट में चला गया, वेटिंग फॉर द इनपुट आउटपुट। अब आप समझ रहे हैं इस बात को।
तो जैसे ही यहां पर P1 इनपुट आउटपुट में चला गया वेट स्टेट में, तो सीपीयू क्या हो गया, आइडल हो गया, मतलब सीपीयू विल सिट आइडल, ये बेकार हो गया, अब इसके पास कोई काम नहीं करने का। तो दिस इज नॉट अ बेस्ट अप्रोच या बेस्ट वे फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो सीपीयू को बेकार बैठाए। बेस्ट अप्रोच क्या है, मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ सीपीयू। बेस्ट वे क्या है, मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ सीपीयू इज व्हाट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट रिसोर्सेस मस्ट बी मैक्सिमम यूटिलाइज्ड। मैक्सिमम क्या हो, रिसोर्सेस का यूज हो। तो जब व्हेन देयर इज अ सिंगल प्रोसेस इन द रैम और मेन मेमोरी, देन देयर इज अ चांस टू सीपीयू टू सिट आइडल मैक्सिमम टाइम्स, ये आइडल बैठा हुआ है। लेकिन अगर यहीं पर प्रोसेस P2 होता, ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर सेम टाइम देयर आर टू प्रोसेसेस लोडेड इनटू मेन मेमोरी P1 एंड P2, जब P1 को इनपुट आउटपुट की नीड थी, ठीक है, वो वेटिंग में चला गया, इस समय सीपीयू आइडल तो नहीं बैठता, सीपीयू क्या करता, P2 प्रोसेस को क्या करता, एग्जीक्यूट करता। हो सकता है कि जब तक P2 को एग्जीक्यूट करता, इतने में P1 का जो है इनपुट आउटपुट फाइल ये क्या करता है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस या जिस डिवाइस का इसको नीड है रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाता, फिर क्या करता, वो P1 को एग्जीक्यूट करता। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेन मेमोरी अगर मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर सीपीयू को यूज करना है, सीपीयू को यूटिलाइज करना है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोसेसेस यहां पर स्टोर होंगे, तो इसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मींस व्हाट, व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोसेस रिसाइड्स इन मेन मेमोरी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो यहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग व्हेन, या हम मल्टी प्रोग्रामिंग को सीधा क्या कहेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग को कहेंगे नंबर ऑफ प्रोसेस अवेलेबल, number of process available in main memory for execution is called degree of multi programming। इसका मतलब है कि for maximum utilization number of processes should be stored in main memory, या मेन मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को लोड किया जाता है, एंड इसको क्या कहा जाएगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहां पर मेमोरी मैनेजमेंट के तहत ही तो ऐसा काम किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को जो सेकेंडरी स्टोरेज में था उसे मेन मेमोरी में लोड किया जा रहा है, सो दैट कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है, सीपीयू के यूटिलाइजेशन को बढ़ाना हो, सीपीयू के यूटिलाइजेशन को बढ़ाना हो तो रैम का साइज इंक्रीज करना पड़ता है। रैम का साइज क्यों इंक्रीज करना पड़ता है, सो दैट कि मैक्सिमम प्रोसेस के लिए वहां पर स्पेस रहे। क्योंकि अगर रैम के पास स्पेस कम है, सपोज लेट कि रैम के पास 2 GB रैम है या 4 GB रैम है, तो 4 GB रैम की अपनी कैपेसिटी है कि मैक्सिमम कितना प्रोसेस है वो लोड किया जा सकता है। अगर वो 8 GB रैम होगा तो सीपीयू को यहां पर एक बात समझना है कि कई बार ऐसा हो कि आपका प्रोसेसर हाई कैपेसिटी का हो, बहुत ज्यादा कैपेसिटी का हो, और उसके मुकाबले रैम बहुत कम हो। तो जब रैम कम होगा
तो वहां पर प्रोसेस जो होगा वो कम लोड होगा। जब कम प्रोसेस होगा तो मैक्सिमम टाइम सीपीयू प्रोसेसर जो आपका है, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो बेकार बैठेगा। तो बेकार बैठने के बजाय यहां पर रैम के साइज को इंक्रीज किया जाता है, सो दैट कि मैक्सिमम प्रोसेस अवेलेबल हो सीपीयू के लिए और सीपीयू कभी बेकार ना बैठे। आप समझ गए? तो साइज ऑफ रैम शुड बी इंक्रीज्ड फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू। इस पॉइंट को मैं कहीं नोट डाउन कर देता हूं, इसको यहां पर नोट में लिख देता हूं, साइज ऑफ रैम must increased for maximum utilization of CPU। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि मेमोरी को कैसे मैनेज किया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेमोरी को कैसे मैनेज किया जा रहा है सीपीयू के स्पीड को या सीपीयू के यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। और यहां पर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो मेन मेमोरी में लोड होता है उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए इन सब चीजों का बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और हमारा जो एग्जाम्स की जो डिमांड है उसको भी समझना पड़ेगा, और उसके अनुरूप ही हमें चीजों को समझना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, क्या समझ में आया सभी लोगों को? बताइए। एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। एक सेकंड, किसी का क्वेश्चन भी है। मतलब व्हेन वर्चुअल मेमोरी यूज्ड, मैं अभी बता रहा हूं, डोंट वरी। ओके, तो आप में से मैं कई लोगों का मैसेज देख रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि एमसीक्यू करा दीजिए, कुछ लोग, देखिए अगर हम एक एक के बातों के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैक्सिमम लोगों का पक्ष है। इसमें से मैंने देखा कि 99% लोगों का था कि उनको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों का था कि हाउ प्रोसेसेस यूजेस रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी। तो यहाँ पर एक बात समझना है कि मेन मेमोरी में तो प्रोसेसेस को लोड किया जाता है, मतलब रेडी क्यू फॉर्म हुआ, तो रेडी स्टेट में क्या हुआ, प्रोसेस मेन मेमोरी में है। अब सीपीयू यहां पर क्या करता है, जैसे आपको पता है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, एएलयू, ठीक है, एंड रजिस्टर इटसेल्फ, ठीक है, रजिस्टर। तो यहां पर जैसे ही कंट्रोल यूनिट क्या करता है, फेच करता है किसी प्रोसेस को। फेच करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है। तो जब फेच करता है और फिर उसे डिकोड करता है सो दैट कि मशीन उसे अंडरस्टैंड करे। तो मशीन अंडरस्टैंड करे मतलब उसको 0 और 1 में डिकोड कर देता है। तो यहां पर आपको समझना है मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में। तो यहां पर उसके दौरान प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान बहुत सारा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। और वैसे केसेस में फिर रजिस्टर का यूज क्या करता है, प्रोसेसिंग के दौरान। यहां पर तो ये हो गया कि सेकेंडरी स्टोरेज से प्रोसेस को मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया,
बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो है ALU या कंट्रोल यूनिट जिसके हेल्प से उसे एग्जीक्यूट करता है वो एक रजिस्टर है, ठीक है। और उसमें एक चीज और समझना है कि प्रोसेस से रिलेटेड कुछ ऐसे डेटा और इंफॉर्मेशन होते हैं जिसका यूज फ्रीक्वेंटली है। तो बार बार मेन मेमोरी में जाने के बजाय CPU बार बार मेन मेमोरी से उस डेटा को एक्सेस करने के बजाय क्या करता है, ऐसे फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को या फाइल को व्हाटएवर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा, फिलहाल इतना समझिए कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को वो कैश में रखता है। तो कैश में पूरा प्रोसेस नहीं रहता, कैश में वही डेटा रहता है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। और जब फ्रीक्वेंटली यूज्ड है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बार बार CPU मेन मेमोरी में नहीं जाता है। तो इससे भी क्या होता है, कैश हेल्प करता है, CPU के एफिशिएंसी को बढ़ाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर कैश ना हो तो CPU काम ही नहीं करेगा, ऐसा तो कुछ बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, रजिस्टर इज रिक्वायर्ड बिकॉज विदाउट रजिस्टर CPU उसको एग्जीक्यूशन के दौरान वो जो काम जितना भी करेगा, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना, नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा जो एग्जीक्यूट होगा, ये सारा काम जो है ALU हो या कंट्रोल यूनिट विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर करता है, ठीक है। और मेन मेमोरी एक सेपरेट पार्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली हार्ड डिस्क कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU क्या करता है, मेन मेमोरी। तो एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन एग्जीक्यूशन या जो भी प्रोसेस किया जाता है, जो भी डेटा इन इंस्ट्रक्शन CPU प्रोसेस करता है, वो किसी भी स्थिति में सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लोड करना है। हमने ये कहा कि अगर मेन मेमोरी का साइज ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस यहां पर लोड होगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस अवेलेबल होगा तो CPU का आइडल बैठने का, बेकार मतलब बैठने का चांसेस बहुत रेयर रहेगा। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, मैक्सिमम टाइम जो है CPU बिजी रहेगा, बिजी इन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स। तो यहां पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो आपके बहुत सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट की नीड क्यों है, बेसिकली व्हाई मेमोरी मैनेजमेंट इज यूजफुल, इसको समझना है। और ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। तो मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू द फिजिकल मेमोरी दैट इज इंटरनल मेमोरी टू द कंप्यूटर। मेन मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा कंसर्न किससे होता है, मेन मेमोरी से। तो मेन मेमोरी क्या है, एक फिजिकल मेमोरी है, मतलब जहां पर स्पेस है, डेटा को सेव किया जा सकता है, कोई लॉजिकल मेमोरी नहीं है, कोई वर्चुअल मेमोरी नहीं है। दिस इज अ फिजिकल मेमोरी दैट इज इंटरनल मेमोरी टू द कंप्यूटर। सेकेंड पॉइंट, द कंप्यूटर इज एबल टू चेंज ओनली डेटा दैट इज इन द मेन मेमोरी। मतलब कंप्यूटर जो एक्सेस कर सकता है जिस डेटा को, वो मेन मेमोरी में होता है। एंड एवरी प्रोग्राम वी एग्जीक्यूट एंड एवरी फाइल वी एक्सेस मस्ट बी कॉपीड फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस इनटू मेन मेमोरी। ये मैंने समझा दिया है क्योंकि आपको नोट्स भी देना है, ठीक है। तो ये चीज आपके नोट्स के लिए है कि कंप्यूटर कोई भी डेटा अगर एक्सेस करता है, एवरी प्रोग्राम वी एग्जीक्यूट एंड एक्सेस फाइल वी एक्सेस मस्ट बी copied from the secondary storage device into main memory। मतलब किसी भी डिवाइस में वहां से मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इसमें होता है एक डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। डायनेमिक लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझना है आपको। देखिए, एज ए नेम सजेस्ट, डायनेमिकली का मतलब होता है अगर कोई भी चीज रन टाइम लोड हो। मतलब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो रन टाइम लोड हो उसको हम डायनेमिक कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, कभी कभी समटाइम्स कंप्लीट प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी, बट समटाइम अ सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, या जिसे हम रूटीन भी कहते हैं, इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड बाय द प्रोग्राम। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड डायनेमिक लोडिंग एंड दिस इनहांसेस द परफॉर्मेंस। डायनेमिक लोडिंग क्या है कि कभी कभी पूरे प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि पूरे प्रोग्राम की नीड नहीं है। तो पूरे प्रोग्राम की नीड नहीं है तो बेवजह पूरे प्रोग्राम को लोड करने में क्या होता है, जो है ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है CPU का भी। तो यहां पर कंप्लीट प्रोग्राम को लोड ना करके ओनली द पार्ट विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रोग्राम का जो कुछ हिस्सा है
उसको ही मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, ठीक है। और वो भी कब, जब इसकी नीड होती है तब। तो इसी को कहा जाता है डायनेमिक लोडिंग। और डायनेमिक लोडिंग भी एक मेमोरी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इन्हांसेस द परफॉर्मेंस। डायनेमिक लोडिंग से भी क्या होता है, परफॉर्मेंस इन्हांस होता है, ठीक है। तो आई थिंक डायनेमिक लोडिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ेंगे, डायनामिक लिंकिंग क्या है। डायनामिक लिंकिंग के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। डायनामिक लिंकिंग है कि इसमें सबसे पहले तो आपको जानना है, when one program is depend on some other program, in such a case, rather than loading all the dependent programs, CPU links the dependent program to the main executing program when it is required, and this mechanism is known as dynamic linking. कभी कभी क्या होता है, एक प्रोग्राम जो होता है दूसरे प्रोग्राम पे डिपेंड है फॉर द इनपुट आउटपुट, फॉर इनपुट या फिर फॉर एनी अदर डेटा। जब एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम पे डिपेंड है, ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, डिपेंडेंट प्रोग्राम को कंप्लीटली लोड करने के बजाय सीपीयू क्या करता है, एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम को जब जरूरत होती है, मतलब जब प्रोग्राम को उसकी जरूरत होती है तब उसे क्या करता है, जो डिपेंडेंट प्रोग्राम्स होता है उसे लिंक कर देता है। तो इसको कहा जाता है डायनेमिक लिंकिंग। मतलब डायनेमिक, यहां पर आपने पढ़ा डायनेमिक लोडिंग और डायनेमिक लिंकिंग, इसमें फर्क इतना ही है कि यहां पर केवल उस प्रोग्राम को ये लोड कर रहा है जिस प्रोग्राम पे ये प्रोग्राम, एक प्रोग्राम डिपेंड है, और वो भी जब उसको रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन तब लोड कर रहा है, ठीक है। तो ये है डायनामिक लिंकिंग। उसके बाद है एक कॉन्सेप्ट होता है स्वैपिंग। स्वैपिंग आप लोगों को पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था कि स्वैपिंग की नीड क्यों होती है। स्वैपिंग हम लोगों ने एक बार पढ़ा था ड्यूरिंग, पीछे किसी दिन हम लोगों ने पढ़ा भी था कि स्वैपिंग की नीड ये होती है कि जब सपोज मेन मेमोरी में लिमिटेड स्पेस है, ठीक है, और ऐसे में कोई बिगर प्रोग्राम वहां अराइव हो गया, ठीक है, और बिगर प्रोग्राम अराइव हो गया और उसको इनपुट आउटपुट नीड है, बेवजह वो वहां पे क्या है, दूसरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक रखा है। तो ऐसे में उसे टेम्परेरली क्या करना, स्वैप आउट करना, मतलब टेम्परेरली उसको वेटिंग स्टेट में डाल देना। तो यहां पर समझना है आपको, अ प्रोसेस नीड्स टू बी इन द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ये क्लियर है कि कोई भी प्रोसेस रैम के अंदर स्टोर होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, बट समटाइम्स देयर इज नॉट इनफ मेमोरी टू होल्ड ऑल द करेंटली एक्टिव प्रोसेस इन अ टाइम शेयरिंग। अब मेन मेमोरी में जरूरी नहीं कि स्पेस हो जो होल्ड कर पाए करेंटली एक्टिव प्रोसेसेस को, ठीक है, टाइम शेयरिंग में, ठीक है। तो यहां पर एक्सेस प्रोसेस को क्या किया जाता है, जो प्रोसेस वहां पर एक्स्ट्रा है उस प्रोसेस को क्या किया जाता है, आर केप्ट ऑन डिस्क, मतलब यहां पर सेकेंडरी स्टोरेज में उसे भेज दिया जाता है, एंड ब्रॉट इट टू द रन डायनेमिकली, और उसको बाद में फिर वहीं से क्या कर लिया जाता है, वापस रन करने के लिए एक्सेस कर लिया जाता है, ठीक है। तो स्वैपिंग एक प्रोसेस हुआ, ब्रिंगिंग इन ईच प्रोसेस इन मेन मेमोरी, रनिंग इट फॉर अ व्हाइल एंड देन पुटिंग इट बैक टू द डिस्क। तो स्वैपिंग प्रोसेस से क्या होता है कि अगर मेन मेमोरी की साइज कम है, मेन मेमोरी की साइज कम है तब भी प्रोसेसेस को सेकेंडरी स्टोरेज में क्या कर देना, लोड कर देना, और जब जरूरत पड़े तो सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लाना। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्वैपिंग। मतलब यहां मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से, और ये है सेकेंडरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क। तो मेन मेमोरी से किसी प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी में लाना, मतलब ये ऑलरेडी लोडेड है, और फिर अगेन उसे लोड करना, तो इसी को कहा जाता है स्वैपिंग, ठीक है। यहां से यहां लाना, फिर यहां से यहां मेन मेमोरी भेजना, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्वैपिंग। तो स्वैपिंग एक नॉर्मल प्रक्रिया होता है, जैसे होता है ना कि A इक्वल टू बी एंड B इक्वल टू सी, तो इसमें क्या किया जाता है, स्वैपिंग इस तरीके से काम करता है, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जो मेमोरी एलोकेट किया जाता है प्रोसेस के द्वारा, डेटा के द्वारा, प्रोग्राम्स के द्वारा, तो इसमें आपको समझना है कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में क्या होता है कि जितने भी मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं वो सिक्वेंशियली क्या होता है, उसमें ऑक्युपाई कर लिया जाता है प्रोसेस के द्वारा, डेटा के द्वारा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन ईच प्रोसेस इज कंटेंट इन अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक, ओके, ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फिक्स साइज पार्टीशंस। एक मेमोरी को बहुत सारे फिक्स साइज पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है। ईच पार्टीशन कंटेन्स एग्जैक्टली वन प्रोसेस। ठीक है, एक पार्टीशन में क्या होता है, एक प्रोसेस स्टोर है। ठीक है, व्हेन अ पार्टीशन इज फ्री, अ प्रोसेस इज सेलेक्टेड फ्रॉम द इनपुट क्यू एंड लोडेड इनटू इट। आपको पता है कि जैसे कोई पार्टीशन फ्री है, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये पार्टीशन है, अब इतना ऑक्युपाइड है और ये पार्टीशन कोई फ्री है, ठीक है, तो क्या होता है, फिर दोबारा यहां से जॉब्स को सेलेक्ट करके, ठीक है, जॉब्स को सेलेक्ट करके कहां पे, यहां पर लोड कर दिया जाता है। प्रोसेस प्रोग्राम को सेलेक्ट करके यहां पर लोड कर दिया जाता है। तो व्हेन अ प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी इट बिकम अ प्रोसेस, क्योंकि अब ये क्या होगा, प्रोसेसर का वेट करेगा। तो यहां पर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है कि एक जो पूरा पार्टीशन है वो किसी एक प्रोसेस के द्वारा ऑक्युपाई होता है, ये दूसरे प्रोसेस के द्वारा कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है। ठीक है, ईच पार्टीशन कंटेन्स एग्जैक्टली वन प्रोसेस। व्हेन पार्टीशन इज फ्री, जैसे ये यहाँ पर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो ये फ्री हो गया, तो फिर यहाँ पर दूसरा प्रोसेस लोड होगा। ठीक है, तो प्रोसेस इज सिलेक्टेड फ्रॉम द इनपुट क्यू एंड लोडेड इनटू द इट। ठीक है, द फ्री ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी इज नोन एज होल्स। फ्री ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को क्या कहा जाता है, जो पार्टीशन फ्री रहता है तो उस फ्री ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को कहा जाता है होल्स। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि मेमोरी में फ्री ब्लॉक्स को किस नाम से जाना जाता है, होल्स। तो यहां से दो तीन चीजें समझना है। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस, ठीक है, और पार्टीशंस में आपको समझना है कि पार्टीशंस इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एंड ब्लॉक ऑफ मेमोरी को क्या कहा जाता है, होल्स कहा जाता है। अब आपको यहां पे समझना है मेमोरी एलोकेशन क्या है। मेमोरी एलोकेशन एक प्रोसेस है। मेमोरी एलोकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर असाइंड मेमोरी स्पेसेस। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या होता है, एलोकेट और डी एलोकेट, दो ही चीज होता है यहां पर, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। मेमोरी फ्री है तो प्रोसेस लोड कर देना, एलोकेट हो गया। जैसे मेमोरी एग्जीक्यूट हो गया तो स्पेस को डी एलोकेट करना। डी एलोकेट करने का मतलब हो गया कि स्पेस मस्ट बी फ्रीड, स्पेस को फ्री कर देना सो दैट अदर प्रोसेस कैन ऑक्युपाई। ठीक है, स्पेस मस्ट बी फ्रीड so that other process is loaded। तो ये एक मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन फंक्शन क्या हो जाता है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। अब इसमें आपको समझना है कि मेमोरी एलोकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को मेमोरी स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और ये तीन टाइप का होता है। मेमोरी एलोकेशन कितने टाइप का होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। एक होता है फर्स्ट फिट, एक बेस्ट फिट और एक वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या है, द फर्स्ट होल मतलब ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड होल। तो फर्स्ट होल दैट इज बिग एनफ टू एलोकेट टू द प्रोग्राम। मतलब फर्स्ट होल में या फर्स्ट आप कहें कि ब्लॉक ऑफ मेमोरी में एनफ स्पेस है, मतलब जितना नीड है अगर उतना स्पेस है, तो फर्स्ट होल दैट इज बिग एनफ
इज एलोकेटेड टू द प्रोग्राम, इसको कहा जाता है फर्स्ट फिट। बेस्ट फिट क्या कहा जाता है? द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ टू एलोकेट टू द प्रोग्राम। अगर कोई ऐसा मेमोरी स्पेस है, मेमोरी ब्लॉक है जो छोटा हो, सबसे छोटा हो, तो ऐसे केस में उस छोटे ब्लॉक को क्या किया जाता है? किसी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ टू एलोकेट टू द प्रोग्राम, तो वो छोटे सबसे स्मॉलेस्ट होल को प्रोग्राम को दे दिया जाए, तो इसको कहा जाता है बेस्ट फिट। ठीक है, मतलब स्मॉल होल या स्मॉल ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज इनफ फॉर अ प्रोग्राम टू एलोकेट या प्रोग्राम टू स्टोर, तो इसको कहा जाता है बेस्ट फिट। ठीक है, वर्स्ट फिट क्या है? वर्स्ट फिट ये है कि लार्जेस्ट होल। अब यहां पर समझना है कि लार्जेस्ट होल मतलब कि सबसे बड़ा मेमोरी ब्लॉक है। ठीक है, सबसे बड़ा मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, जिसको जो एक प्रोग्राम क्या कर रहा है? एलोकेट कर रहा है। तो वर्स्ट फिट कब कहेंगे? जब एक प्रोग्राम के द्वारा लार्जेस्ट मेमोरी ब्लॉक को स्टोर किया जाए, मतलब यूज किया जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट मेमोरी ब्लॉक इज यूज्ड बाय अ प्रोग्राम। यहां पर स्मॉलेस्ट मेमोरी या स्मॉलेस्ट होल इज यूज्ड बाय अ प्रोग्राम। यहां पर द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ टू एलोकेट टू द प्रोग्राम। तो फर्स्ट फिट, ये बेस्ट फिट और ये वर्स्ट फिट, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए समझ में आ गया कि नहीं आया? देखिए, मेमोरी एलोकेशन दरअसल क्या है? मेमोरी एलोकेशन है एक 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 प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को मेमोरी स्पेस असाइन किया जाता है। सपोज लेट अस ये मेमोरी स्पेस है, और मेमोरी स्पेस जो है असाइन किया जा रहा है किसको? प्रोग्राम्स को। प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम ही प्रोसेस है। अब यहाँ पर P1 है, P2 है, P3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है, देखिए वर्स्ट फिट का मतलब क्या है? वर्स्ट फिट का मतलब है कि ये लार्जेस्ट मेमोरी होल है। लार्जेस्ट मेमोरी होल दैट इज बिग इनफ टू एलोकेट टू अ प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि ये P1 के द्वारा एलोकेट कर लिया गया, ठीक है। तो ये क्या कहेंगे? इसको वर्स्ट फिट कहेंगे। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर फर्स्ट फिट भी है, थोड़ा सा मैं पहले उसको कर देता हूं। जैसे प्रोसेस P1 है और एक मेमोरी ब्लॉक ये है, तो P1 ने क्या किया? यहाँ पर फर्स्ट फिट का मतलब हुआ द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ टू एलोकेट टू द प्रोग्राम। तो P1 का जो साइज है, इस प्रोग्राम का जो साइज है, उसके लिए जो ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये क्या है? ये काफी है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। तो ये क्या है? P1 के लिए काफी है। तो P1 यहां पर क्या करेगा? ऑक्युपाई कर लेगा इस पूरे स्पेस को, ठीक है। P1 क्या करेगा? ऑक्युपाई कर लेगा इस पूरे स्पेस को। अब यहां पर प्रोसेस P2 है। अब P2 बेस्ट फिट में अगर हम देखें, द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग इनफ टू एलोकेट टू द प्रोग्राम, तो यहां पर ये स्मॉलेस्ट है, मतलब ये जो है स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट में यहां पर P2 क्या हो गया? इसको ऑक्युपाई कर लिया। वर्स्ट P2 लार्जेस्ट होल दैट इज बिग इनफ टू एलोकेट टू द प्रोग्राम, और यहां पर P3 आ गया,
मतलब ये लार्जेस्ट ब्लॉक है। तो यहाँ पर इस केस में क्या कहेंगे, फर्स्ट फिट, ये कहेंगे बेस्ट फिट और ये कहेंगे वर्स्ट फिट। तो ये होता है दरअसल मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन मतलब प्रोसेस को या प्रोग्राम को मेमोरी स्पेस असाइन करना। तो इतना अगर आप जान जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस जो यहां से बन जाएंगे। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर असाइंड मेमोरी स्पेस। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर असाइंड मेमोरी स्पेस मतलब प्रोग्राम्स के लिए पर्याप्त स्पेस एलोकेट करना। ठीक है, ये है मेमोरी एलोकेशन। अब हम आते हैं अगले टर्म पे, वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन होता है कि सपोज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के टाइम ये यूज होता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा मेमोरी होल्स है, मतलब मेमोरी स्पेस है बहुत सारा। हो सकता है कि ये 0 to 15 है। ठीक है, यहाँ से 15 to 25 है। ठीक है, यहाँ 25 से 40 है। अब यहाँ पर समझना है कि कोई प्रोसेस है P1 जिसको स्पेस कितना चाहिए, 15। ठीक है, 15 कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए, तो P1 ये ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, अब कोई है P2, अब इसको भी 15 चाहिए स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पेस है वो क्या है, केवल 10 है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 10 यहाँ स्टोर हो जाएगा बाकी यहाँ स्टोर हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है। तो ये 15 क्या होगा, ये ऑक्युपाई कर लेगा P2। तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस क्या रह जाएगा, ये बेकार रह जाएगा। ठीक है, मतलब ये इतना, अगर मान लीजिए ये तो हमने थोड़ा बड़ा रखा, समटाइम्स क्या होता है कि इतना एलोकेट हो गया और ये छोटा सा स्पेस क्या हुआ, एलोकेट नहीं हुआ, फिर एलोकेट हो गया, फिर कोई छोटा सा स्पेस है वो एलोकेट नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे मेमोरी के ऐसे पार्ट होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, they are very small and that no any process, no any data can be stored in this free space। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन को इसी संदर्भ में आपको समझना है कि फ्रेगमेंटेशन occurs in dynamic memory allocation system when most of the free blocks are too small to satisfy any request। ठीक है, इट इज जनरली टर्म्ड एज इनएबिलिटी टू यूज द अवेलेबल मेमोरी। मतलब इस मेमोरी को जो इतना स्मॉल है इसका कोई यूज नहीं आता है, मतलब ये नो यूज, मतलब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, फ्री होल्स एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इज नॉन कॉन्टिग्यूअस। अब यहां पर देखिए इसका, अब यहां पर हो सकता है कि यहां पर कुछ स्पेस है। ठीक है, यहां पर दूसरा स्पेस है, हो सकता है कि यहां पर तीसरा स्पेस है। मतलब अगर तीनों को मिला दिया जाए, तीनों को मिला दिया जाए तो हो सकता है कि स्पेस तीनों मिला करके किसी प्रोसेस के लिए ऑक्युपाई हो सकता है स्पेस, बट ड्यू टू इट्स नॉट अ कॉन्टिग्यूअस स्पेस, मतलब ये नॉन कॉन्टिग्यूअस है, मतलब नॉन कॉन्टिन्यूअस है, एक जगह पे नहीं है, एक साथ नहीं है, ये अलग अलग स्पेसेस है। तो यहां पर इसलिए यहां पे समझना है फ्री होल्स एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट बट इज नॉन कॉन्टिग्यूअस। नॉन कॉन्टिग्यूअस होने की वजह से इसको यूज नहीं किया जाता है किसमें, किसी भी प्रोसेस को स्टोर करने में। तो इसी को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, द एंटायर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्लॉक्स, पार्टीशन, होल्स एंड यहां पर एक्चुअल रूप से इसका यूज प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन में इसका यूज होता है, बट डायनेमिकली जब मेमोरी एलोकेट होता है तो इसमें बहुत सारा ऐसा ब्लॉक्स है, ये बहुत सारा होल्स है जो स्मॉल साइज होने के कारण और अलग अलग होने के कारण ये यूज नहीं होता है, क्योंकि ये कॉन्टिग्यूअस नहीं है। अगर ये कॉन्टिग्यूअस होता तो यहां पर ये यूज होता है। डीफ्रेगमेंटेशन से इसको, जैसे कि नॉर्मल सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, डीफ्रेगमेंटेशन जो आप यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि सारे स्पेस को क्या करता है, एक साथ कर देता है। ठीक है, बट यहां पर क्या होता है, यहां पर चूंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट में यूज हो रहा है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट यूज होता है पेजिंग।
ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, क्या फ्रेगमेंटेशन समझ में आया? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 99% लोग को आ जा रहा है और एक दो ऐसे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि एक दो लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, अगर आप लोग सीधा आप ऐसे समझते हैं कि बस आपको जा करके कहीं इसके ऊपर ऐसे लिखना है या कुछ ऐसे लिखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब इसके क्वेश्चंस करेंगे, ओके, तो हाँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग का भी इनपुट जानना जरूरी है, वरना क्या है कि काफी लोग नाराज हो जाते हैं। और दूसरा चीज ये है कि जो इंटायर, आपको पता है कि इंटायर जो पूरी सब्जेक्ट है, चाहे वो डेटाबेस हो या नेटवर्क हो या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हो या आपके, मतलब ये तमाम चीज़ों को एक बार रिफ्रेश करना है। तो ऐसे में आप, कुछ लोग ये चाहते हैं कि बस एक ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा डेप्थ तक लेकर के जाया जाए, तो उससे तो किसी को फ़ायदा नहीं होगा। इन बिटवीन अगर हम कहें तो हमें तो सब कुछ देखना है, और अल्टीमेट एम क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो जब क्वेश्चंस आप लोग करेंगे नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पर एक रहेगा कि नहीं, आपने उस चीज को कवर नहीं हुआ है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे पेजिंग क्या है। ठीक है, अगर इसमें किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग उसे, कल डाउट सेशन है, आप परसों भी डाउट सेशन और प्रैक्टिस सेशन है, तो डाउट सेशन एंड प्रैक्टिस सेशन अलग से इसलिए रखा गया है टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सी कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपने कवर नहीं किया, तो हम लोग उसे वहीं पे उसको कवर भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक कि बेस्ट होगा कि ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे कमांड करने का। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेजिंग क्या है। जो फ्रेगमेंटेशन है वो एक प्रॉब्लम है, आपने समझ लिया। प्रॉब्लम क्या है, फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इसलिए है कि फ्रेगमेंटेशन में बहुत सारा मेमोरी स्पेस जो होता है वो अनयूज्ड रह जाता है। बहुत सारा मेमोरी स्पेस है अनयूज्ड, इसलिए रहता है क्योंकि मेमोरी एलोकेशन हमेशा कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है, और ऐसे में जो स्मॉल यूनिट ऑफ स्पेस जो रह जाता है, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी डेटा टू बी स्टोर्ड। मतलब वहां पर उसका साइज जो होता है डेटा और प्रोसेस के साइज से बहुत छोटा रहता है, तो स्पेस अनयूज्ड रहता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन टू फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम इज पेजिंग। तो फ्रेगमेंटेशन अगर आप ठीक से आप जान गए कि एक्चुअल रूप से है क्या फ्रेगमेंटेशन, तो उसी का सॉल्यूशन दिया गया किससे, पेजिंग से। ठीक है,
पेजिंग क्या है? पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म है। मेमोरी को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, यही टेक्निक है। तो पेजिंग क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म है दैट अलाउ द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिग्यूअस। मतलब जो प्रॉब्लम आपने देखा था कि मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो कैसे होता है? कॉन्टिग्यूअस होता है, मतलब एक मतलब सीक्वेंस में होता है। बट पेजिंग क्या करता है? पेजिंग एक ऐसा टेक्निक है जो ये अलाउ करता है कि जो मेमोरी स्पेस है, ठीक है, वो नॉन कॉन्टिग्यूअस भी क्या हो सकता है? स्टोर हो सकता है। फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिग्यूअस। एक प्रोसेस जो फिजिकली जहां पर स्टोर हो रहा है वो जरूरी नहीं कि एक साथ लगातार स्टोर हो, वो अलग अलग जगहों पर भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, मतलब एक ही प्रोसेस का कुछ पार्ट एक जगह पे, कुछ पार्ट दूसरी जगह पे, कुछ पार्ट तीसरी जगह पे। तो ऐसे में क्या होगा कि वो सभी स्पेस जो अनयूज्ड रह जाते तो वो यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझना है, physical in this case physical memory is divided into blocks of the equal size called pages। यहां पर क्या होता है? फिजिकल मेमोरी को डिवाइड कर दिया जाता है इक्वल साइज में। ठीक है, इक्वल साइज में डिवाइड कर देना, मतलब यहां पर ये हो गया आपका मेमोरी, यहां पर इक्वल साइज में डिवाइड कर देना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये पेज 1 हो गया, ठीक है, ये पेज 2 हो गया, पेज 3 और पेज 4। द पेजेस बिलोंगिंग टू अ सर्टेन प्रोसेस आर लोडेड इनटू अवेलेबल मेमोरी फ्रेम्स। ठीक है, अब यहां से क्या होता है? ये फिजिकल मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर कोई एक प्रोसेस से जुड़ा हुआ पेजेस है तो उसको क्या किया जाता है? उसको यहां पर स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग पेजेस का यूज किया जा रहा है प्रोसेस के डेटा को स्टोर करने में। ठीक है, अब इसमें पेज टेबल मेंटेन किया जाता है। पेज टेबल होता क्या है? अब पेज टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर। कहीं भी देखिए, कोई भी ऐसा टेबल जहां पर डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे से स्टोर किया जा रहा है, जिसमें कुछ सर्टेन एल्गोरिदम असाइन किया हुआ है, एक सर्टेन टेक्निक्स असाइन किया गया है, तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो पेज टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर एंड मैपिंग बिटवीन द वर्चुअल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस। अब आपको पता है वर्चुअल एड्रेस क्या हुआ? वर्चुअल एड्रेस होता है कि जो प्रोसेस का जो एक 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 व्यू, एक प्रोसेसर का व्यू होता है कि ये जो है स्पेस, मतलब ये प्रोसेस के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है। बट फिजिकली क्या होता है? फिजिकली वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, उसको वहां पर सीपीयू को कुछ उससे मतलब, प्रोसेसर को उससे कोई मतलब नहीं है। ये मैनेजमेंट किसका है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सीपीयू तो सीधा ये देखता है कि हमें प्रोसेस यहाँ स्टोर मिला और प्रोसेस से रिलेटेड डेटा हमें मिल रहा है। अब वो डेटा कैसे प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसका हेडेक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू तो काम नहीं है मेमोरी मैनेज करना, वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सीपीयू को डेटा चाहिए, प्रोसेस चाहिए, सो दैट कि वो एग्जीक्यूशन करे। तो पेज टेबल डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इन अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर द मैपिंग बिटवीन द वर्चुअल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस को आप समझ गए। वर्चुअल एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल एड्रेस एंड इज जनरेटेड बाय द सीपीयू। अभी हमने क्या बताया? सीपीयू वर्चुअल एड्रेस को जनरेट कर रहा है, एक लॉजिकल एड्रेस है जो फिजिकल एड्रेस से डिफरेंट है। while physical address is the address that actually exists on memory। एक्चुअल रूप से डेटा कहां पे स्टोर हो रहा है वो क्या है? फिजिकल एड्रेस है। और लॉजिकल एड्रेस क्या कर रहा है? सीपीयू के द्वारा जनरेट किया गया है और सीपीयू उस वर्चुअल एड्रेस के हेल्प से उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है, उस प्रोसेस से जुड़े हुए डेटा को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। तो यहां पर दो बातें समझना आपको, एक तो फिजिकल एड्रेस और दूसरा वर्चुअल एड्रेस। जहां पर मैं लास्ट टाइम कल बता भी रहा था, तो फिजिकल एड्रेस इज एक्चुअल डेटा एग्जिस्ट ऑन द मेमोरी एंड वर्चुअल एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सीपीयू।
और कल हमने एक चीज बताया भी था कि इस वर्चुअल एड्रेस से और फिजिकल एड्रेस के ट्रांसलेशन को ही मैपिंग कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन कहने का मतलब कि वर्चुअल एड्रेस इज डिफरेंट वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली, तो वो क्या होगा, उस एड्रेस का ट्रांसलेशन ही क्या है, मैपिंग है। मेमोरी का क्या है, मैपिंग कहलाता है। तो यहां पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट हो जाता है क्या, फिजिकल एड्रेस, और इसको मेंटेन करना, इसको एलोकेट करना और इसको डी एलोकेट करना। ठीक है, और जब भी यहां पे कहा गया है कि मेमोरी, तो बार बार आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल रूप से प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी ही है जिसको सीपीयू डायरेक्टली क्या करता है, एक्सेस करता है और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पेजिंग से फायदा क्या होता है। पेजिंग से फायदा यह है कि जितना भी स्पेस है, जो अनयूज्ड ब्लॉक था, तो वो यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर पेजेस को, फिजिकल मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पेजेस में, और पेजेस ही दे दिया जाता है कि एक इस प्रोसेस से रिलेटेड कौन सा पेज है, पेज 1 2 3 बिलोंग टू अ प्रोसेस, पेज 3 4 बिलोंग्स टू अ सेपरेट प्रोसेस। when one page is not enough, then second page is provided to the process। एक प्रोसेस के लिए एक पेज इनफ नहीं है तो दूसरा पेज उसको दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्रेगमेंटेशन का एक जो प्रॉब्लम अराइज होता है उसका सॉल्यूशन होता है पेजिंग। और पेज टेबल के हेल्प से एक्चुअल रूप से एलोकेशन एंड डी एलोकेशन होता है मेमोरी का, और इससे प्रोसेसिंग भी होता है, वो पेज टेबल के हिसाब से एक्चुअल रूप से प्रोसेस से रिलेटेड सारे डेटा को एक्सेस कर लिया जाता है इजीली सीपीयू के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंटेशन। देखिए इसमें पेजिंग में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है डिमांड पेजिंग। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है डिमांड पेजिंग। ठीक है, आपको पता है कि प्रोसेस और उससे रिलेटेड डेटा होता है जो बहुत सारे पेजेस में स्टोर हो रहा है, जैसे पेज नंबर 1 2 3, तो पेज 1 पेज 2 पेज 3। ठीक है, तो जब किसी प्रोसेस को लोड किया जा रहा है, जब किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, तो जरूरी नहीं कि इस प्रोसेस से संबंधित सभी पेजेस को लोड किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर प्रोसेस से रिलेटेड ओनली उस पेज को स्टोर किया जा रहा है जो उस समय नीड है। ठीक है, तो यहां पर समझना है आपको डिमांड पेजिंग क्यों किया जाता है। डिमांड पेजिंग किया जाता है टू गेट मोर प्रोसेसेस टू बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी। ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को, जैसा कि आप लोगों को इनिशियली मैंने समझाया कि फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू मेमोरी मैनेजमेंट की नीड होती है, और मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करता है टू बेस्ट यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेस, मतलब मेमोरी रिसोर्सेस। इनफैक्ट वो कोशिश उसका क्या होता है, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स और जो उसका एल्गोरिदम होता है इस पे काम करता है कि रैम का साइज अगर कम भी है, जितना भी है, उसमें ही मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करें। तो ऑल दीज थिंग्स, टेक्निक्स आर मैकेनिज्म्स आर यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिमांड पेजिंग में क्या होता है, जैसे आपको पता है, अभी दोबारा से बहुत लोगों को डाउट था, एक तो फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स पेजिंग दूर करता है। कैसे दूर करता है, क्योंकि ये अलाउ करता है कि जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है ऑफ अ प्रोसेस दैट कैन बी नॉन कॉन्टिग्यूअस, बट सेगमेंटेशन में क्या था, फ्रेगमेंटेशन में क्या था, कॉन्टिग्यूअस था। ठीक है, तो यहां पर फिजिकल मेमोरी स्पेस को डिवाइड किया गया है इनटू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल साइज। तो एक मेमोरी को ब्लॉक में डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड पेजेस। ठीक है, द पेजेस बिलोंगिंग टू अ सर्टेन प्रोसेस आर लोडेड इनटू अवेलेबल मेमोरी फ्रेम्स। यहां पर डिमांड पेजिंग क्या है कि नॉट नेसेसरी कि अगर एक प्रोसेस यहां पर लोड हो रहा है तो ऑल द पेजेस ऑफ अ प्रोसेस
are not loaded at same time. ठीक है, all the process related to a all the pages related to a process are not loaded into memory initially. ठीक है, means only certain pages are stored initially. केवल कुछ पेजेस को इनिशियली क्या किया जा रहा है, लोड किया जा रहा है. तो दिस अलाउ टू मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू बी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी. ठीक है, टू गेट मोर नंबर ऑफ प्रोसेस इनटू द मेमोरी एट द सेम टाइम. मींस डिमांड पेजिंग, यहां मैं लिख देता हूं नोट करके, डिमांड पेजिंग allow to get more number of process to main memory at the same time. और जब मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेन मेमोरी में होंगे, इसका सीधा मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा, ज्यादा होगा. तो हाउ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ डिमांड पेजिंग. डिमांड पेजिंग से डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे बढ़ाया जा रहा है, इसका सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि ओनली फ्यू पेजेस आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी. एक प्रोसेस के केवल कुछ पेजेस को ही, सर्टेन पेजेस को ही लोड किया जा रहा है मेन मेमोरी में, रेस्ट आर नॉट लोडेड इनटू द मेन मेमोरी. ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डिमांड पेजिंग. इसको क्या कहा जाता है, डिमांड पेजिंग कहा जाता है. ठीक है, अब यहां पर समस्या क्या होता है, यहां पर समस्या एक होता है कि आपको समझना है कि अगर प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है, किसी भी प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और ऐसे में ऑल द पेजेस आर ऑक्युपाइड बाय अ प्रोसेस. ध्यान से समझिएगा, और इसको जो पेज चाहिए मेन मेमोरी में, उस पेज के लिए कोई स्पेस नहीं है. ध्यान से समझिएगा, मेन मेमोरी क्या है, यहां पर मेन मेमोरी इज ऑक्युपाइड बाय पेजेस. ठीक है, P1, P2, P3, P4, मतलब यहां पर ऑल द प्रोसेसेस और उससे रिलेटेड पेजेस क्या इसको ऑक्युपाई कर लिया, P5, P6. अब ऐसे में व्हेन प्रोसेसर नीड अ पेज रिलेटेड टू अ प्रोसेस, अब जिस प्रोसेस से रिलेटेड पेज की नीड है, हो सकता है कि वो पेज यहां पर अवेलेबल नहीं है. क्यों अवेलेबल नहीं है, बिकॉज आपको समझ में आ गया कि प्रोसेस से रिलेटेड सभी पेजेस यहां पर स्टोर नहीं है. क्लियर है, तो ऐसे में उस जिसकी नीड है, नेसेसरी पेजेस को यहां पर लाने के लिए यहां से कुछ पेजेस को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा. तो यहां पर यूज होता है पेज रिप्लेसमेंट. क्या यूज होता है, पेज रिप्लेसमेंट यूज होता है. अब पेज रिप्लेसमेंट में देखा जाता है कि विच पेज इज नॉट रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट. अभी किस पेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस पेज को ही सेलेक्ट किया जाता है, और उस पेज को यहां पर विक्टिम पेज कहा जाता है. क्या कहा जाता है, उस पेज को विक्टिम पेज कहा जाता है. ओके, तो न्यू पेज का रिक्वेस्ट किया जाएगा, और यहां से जिस पेज को सेलेक्ट किया जाएगा टू रिप्लेस, टू स्वैप, तो उसको यहां पर क्या कहा जाएगा, विक्टिम पेज कहा जाएगा. ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि पेज रिप्लेसमेंट की नीड क्यों है. पेज रिप्लेसमेंट की नीड इसलिए है क्योंकि जिस पेज की नीड है वो पेज नहीं है, क्योंकि सभी पेजेस लोड हुए नहीं है, और वहां पर प्रोसेस में पेजेस अगर चाहिए तो यहां से किसी पेज को रिप्लेस करके, मतलब स्वैप करके दूसरे पेज को यहां पर लाया जाएगा.
तो यहाँ पर जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट तभी होगा जब वो पेज आएगा। तो यहाँ पर उस जिस पेज को रिप्लेस किया जाता है वो विक्टिम पेज होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो पेजिंग से यहाँ पर प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है और ये कहें कि मोस्ट इफिशिएंट यूज किया जाता है मेमोरी का। अब कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। आई थिंक आप सभी लोग आ चुके हैं। क्या सभी लोग आ चुके हैं या कुछ लोग अभी ब्रेक कर रहे हैं? आ गए हैं, चलिए आ गए, मैं समझ गया। ओके, अब यहां पर हमें समझना है वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी इज अ स्पेस where large programs can store themselves in the form of pages while their execution and only the required pages or portions of processes are loaded into the main memory. वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्चुअल मेमोरी एक स्पेस है वेयर लार्ज प्रोग्राम्स कैन बी स्टोर्ड, मतलब अगर फिजिकल स्पेस कम है, एक्चुअल स्पेस कम है, तब भी लार्ज प्रोसेस को स्टोर किया जा सकता है वर्चुअल मेमोरी से। कैसे? वर्चुअल मेमोरी इज ए स्पेस वेयर लार्ज प्रोग्राम्स कैन स्टोर देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ पेजेस while their execution and only the required pages or portions of the process are loaded into the main memory. तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, this technique is useful as large virtual memory is provided for user programs when a very small physical memory is there. एक्चुअल रूप से मेमोरी का साइज क्या है? कम है। एक्चुअल रूप से फिजिकली मेमोरी क्या है? कम है। जैसे मान लीजिए कि रैम है 2 GB का, लेकिन इस तरीके से हो सकता है कि प्रोसेस ऑफ साइज 4 GB भी 4 GB के प्रोसेस भी यहां पर क्या हो रहे हैं? 2 GB से ही 4 GB के प्रोसेस का स्टोरेज का काम हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहेंगे वर्चुअल मेमोरी। मतलब जो एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस क्रिएट हो रहा है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो एक टेक्निक के माध्यम से, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के माध्यम से वर्चुअली स्पेस क्रिएट हो रहा है। एक्स्ट्रा कितना? 2 GB। तो ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे, हाउ इट वर्क्स, इसको समझना है। एक्चुअल थीम तो समझ में आ गया कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। ठीक है, अब यहां पर समझना है आपको कि इन रियल सिनारियो मोस्ट प्रोसेस नेवर नीड ऑल देयर पेजेस एट वंस फॉर फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहले तो समझना है कि किसी प्रोसेस से संबंधित जितनी भी पेजेस होते हैं, जैसे ये प्रोसेस है, ठीक है, और प्रोसेस से संबंधित पेजेस की संख्या हो सकती है कि 1 2 3 4 5 हो। मतलब इस प्रोसेस को ये सारे जो सभी ऑल 5 पेजेस नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि एरर, एग्जांपल के फॉर्म में, एरर हैंडलिंग कोड इज नॉट नीडेड अनलेस द स्पेसिफिक एरर अकर्स। अब प्रोसेस के अंदर, प्रोग्राम के अंदर एरर हैंडलिंग कोड है, तो एरर हैंडलिंग कोड की जरूरत कब पड़ेगी? जब एरर होगा। जब एरर नहीं होगा तो उसकी तो कोई नीड नहीं है। तो ऐसे में अगर उसे पहले से स्टोर किया जाए तो फिजिकल मेमोरी स्पेस क्या होगा? ऑक्युपाई होगा, और उसकी कोई नीड पड़ी नहीं, तो वो फिर क्या रह जाएगा? वो बेकार ही तो रहेगा, उसका कोई यूज, देयर आर नो यूज ऑफ दैट मेमोरी स्पेस। तो यहां पर समझना है कि जो रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जाम्पल फॉर्म में जैसे एरर हैंडलिंग कोड इज नॉट नीडेड अनलेस द स्पेस, अनलेस द एरर अकर्स, स्पेसिफिक एरर अकर्स। ठीक है, एंड ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर, मतलब रेयरेस्ट है कि एरर अकर करेगा। ठीक है, सिमिलरली जब भी हम प्रोग्राम में एरे डिक्लेयर करते हैं तो हो सकता है हमें डेटा स्टोर तो कम ही करना होता है, हम एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं जो एक बड़ा साइज का होता है, ओवर साइज एरे हम डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे हमें एरे ए ऑफ 100 डिक्लेयर कर देते हैं, हो सकता है कि हमें डेटा यहां पर वैल्यू पुट करना है वो 0 से लेके 50 तक ही है। ठीक है, तो यहां पर प्रोसेस के अंदर या हमारे प्रोग्राम के अंदर
प्रोग्राम ही तो प्रोसेस बनता है एग्जीक्यूशन के दौरान। तो यहाँ पर जो 50 ब्लॉक्स है एरे के, ठीक है, वो तो अनयूज्ड स्पेस है, यहाँ पर ये तो एलोकेट करेगा ही करेगा, ये एरे अपना स्पेस तो एलोकेट करेगा ही मेमोरी में। तो यहाँ पर एरे आर ऑफन ओवरसाइज्ड फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो एंड ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एरे आर एक्चुअली यूज्ड इन द प्रैक्टिस। एरे के केवल कुछ पार्ट का ही नीड होता है एक्चुअल रूप से। तो ये दो एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट लिया, जैसे एरर हैंडलिंग कोड है, उसका नीड क्या है, रेयर है, उसकी नीड रेयर है, उसकी कोई जरूरत नहीं है जब तक कि कोई एरर नहीं आता। एरे अगर ओवर साइज एरे है तो यहां पर मेमोरी भी क्या है, एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो ये जो सिनारियो है यहां पर, तो क्या इसके लिए जो पेजेस हैं, जिस पेजेस ने एरर हैंडलिंग कोड के लिए जो स्पेस प्रोवाइड किया, जिस पेज में स्टोर किया गया, जिस पेज में एरे स्टोर किया गया, क्या इस पेज की नीड है? इसकी नीड नहीं है, तो इसलिए उसको क्या किया जाएगा, उसको स्टोर नहीं किया जाएगा, उस पेजेस को फिजिकल मेमोरी में स्टोर नहीं किया जाएगा, मतलब रैम में लोड नहीं किया जाएगा। अब बेनिफिट्स ऑफ हैविंग वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी होने का क्या बेनिफिट है? लार्ज प्रोग्राम्स कैन बी रिटन एज वर्चुअल स्पेस अवेलेबल, मतलब लार्ज प्रोग्राम भी लिखा जा सकता है क्योंकि वर्चुअल स्पेस क्या है, अवेलेबल है। फिजिकल स्पेस नहीं है बट वर्चुअल स्पेस है, ठीक है। एंड वर्चुअल स्पेस अवेलेबल इज ह्यूज एज कंपेयर टू द फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी की तुलना में वर्चुअल मेमोरी क्या है, फिजिकल मेमोरी की तुलना में वर्चुअल मेमोरी बड़ा है, ठीक है। लेस आईओ रिक्वायर्ड लीड्स टू फास्टर इजी स्वैपिंग ऑफ द प्रोसेस। लेस आईओ रिक्वायर्ड कहने का मतलब क्या है कि अगर इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट कम है तो ऐसे में क्या होगा, फास्टर इजी स्वैपिंग ऑफ द प्रोसेसेस। मोर फिजिकल मेमोरी अवेलेबल एज प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड ऑन वर्चुअल मेमोरी, सो दे ऑक्यूपाई वेरी लेस स्पेस ऑन द एक्चुअल फिजिकल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी में लोकेट हो रहा है ओनली यूजफुल पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड अकॉर्डिंगली जिसका यूज आ रहा है वो वहां पे क्या हो रहा है, स्वैप हो रहा है। तो ऐसे में एक्चुअल फिजिकल स्पेस जो है वो बहुत कम ऑक्यूपाई हो रहा है क्योंकि वर्चुअल मेमोरी यहाँ पर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो मेमोरी क्या है, मेमोरी स्पेस कम है और उसको ज्यादा प्रोग्राम और प्रोसेस के लिए यूज किया जा रहा है, तो दैट इज अ टेक्निक नॉट एक्चुअल स्पेस। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, जस्ट अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है वेयर लेस अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी इज अवेलेबल एंड लेस अमाउंट ऑफ स्पेस से में ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टोरेज, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोसेस को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है। तो आप मुझे बताइए क्या वर्चुअल मेमोरी समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक चीज आपको समझ में, दो चीज समझ में आ गया, एक तो वर्चुअल मेमोरी और डिमांड पेजिंग। तो डिमांड पेजिंग एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग हमने क्या बताया आपको कि जो पेजेस जो यूजफुल है उसी को स्टोर किया जा रहा है मेमोरी में। तो यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी को कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वर्चुअल मेमोरी इज इंप्लीमेंटेड थ्रू डिमांड पेजिंग, ठीक है। तो अभी आपको डिमांड पेजिंग में हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा,
एक चीजें दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने क्या बताया था कि मेन मेमोरी में अगर कोई प्रोसेस लोड हो रहा है तो उस प्रोसेस से जुड़े सारे पेजेस लोड नहीं हो रहे हैं, ओनली यूजफुल पेजेस। डिमांड पेजिंग ये होता है, मतलब वेन एवर डिमांड अकर्स द पेज इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। तो यही चीज था, यहां पर आपको मैंने बताया कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। वर्चुअल मेमोरी इज ए स्पेस वेयर लार्ज प्रोग्राम्स कैन स्टोर देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ पेजेस while their execution, मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान ओनली रिक्वायर्ड पेजेस और रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द प्रोसेस। पेजेस मतलब क्या, प्रोसेस का जो पोर्शन जो एग्जीक्यूशन में रिक्वायर्ड है, तो ओनली रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द पेजेस आर एक्सेस्ड आर लोडेड इन द मेन मेमोरी। तो यहां पर डिमांड पेजिंग के थ्रू ही वर्चुअल मेमोरी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट होता है थ्रेसिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, थ्रेसिंग। समटाइम्स देयर इज अ प्रॉब्लम कि सीपीयू का जो टाइम होता है प्रोसेसर का, अ प्रोसेस दैट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन स्वैपिंग देन एग्जीक्यूटिंग। मतलब एक प्रोसेस जो है अपना ज्यादा टाइम क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट ना होकर के वो ज्यादा टाइम उसका क्या हो रहा है, उससे एग्जीक्यूशन से ज्यादा टाइम उसका किस में जा रहा है, स्वैपिंग में जा रहा है। तो अगर वन लाइन में आपको यहां ध्यान रखना है, अ प्रोसेस दैट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन स्वैपिंग देन एग्जीक्यूटिंग इज सेड टू बी थ्रेसिंग। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपको यह समझना है, इन अदर वर्ड्स the process does not have the enough frames to hold all the pages for its execution, so it is swapping pages in and out very frequently to keep executing। ठीक है, एक प्रोसेस के पास एनफ स्पेस नहीं है, एनफ स्पेस नहीं है टू होल्ड ऑल द पेजेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, सो इट इज स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट वेरी फ्रीक्वेंटली टू कीप एग्जीक्यूटिंग। प्रोसेसिंग के दौरान क्या हो रहा है, स्वैपिंग ही हो रहा है, स्वैप इन स्वैप आउट। मतलब जिसकी नीड है उस डेटा को स्वैप इन करिए, फिर जिसकी नीड नहीं है उसे स्वैप आउट करिए। तो ऐसे में sometimes the pages which will be required in the near future have to be swept out। ठीक है, जिसकी नीड नहीं है उसे बाहर कर देना, स्टोर कर देना, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देना। टू प्रिवेंट थ्रेसिंग वी मस्ट प्रोवाइड प्रोसेसेस विथ एज मेनी फ्रेम्स एज दे रियली नीड। मतलब थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग एक इशू है। थ्रेसिंग एक इशू है क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट में आपने पढ़ा वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, डिमांड पेजिंग के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया। और ऐसे में थ्रेसिंग की इश्यूज क्या होते हैं कि ज्यादातर टाइम एग्जीक्यूशन से ज्यादा टाइम उस प्रोसेस को स्वैप इन स्वैप आउट में ज्यादा टाइम लगता है। तो टू प्रिवेंट थ्रेसिंग, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया व्हाट इज थ्रेसिंग। टू प्रिवेंट थ्रेसिंग वी मस्ट प्रोवाइड, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट प्रोवाइड प्रोसेसेस विद एज मेनी एज फ्रेम्स दे रियली नीड राइट नाउ। मतलब जितनी फ्रेम, मतलब जितना स्पेस उसे चाहिए, ठीक है, एक प्रोसेस को जितना स्पेस चाहिए उतने फ्रेम्स जो रिक्वायर्ड है इतना दिया जाना चाहिए। तो समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अगर बढ़ा दिया जाए, बहुत ज्यादा कर दिया जाए, नंबर ऑफ बहुत प्रोसेसेस बहुत ज्यादा लोड हो, ऐसे में क्या होता है कि एक्चुअल रूप से वो भी कंडीशन ऐसा होता है जहां पर एफिशिएंट यूज नहीं होता है प्रोसेसर का, और प्रोसेसर क्या करता है वहां पे ज्यादा टाइम उसका इसमें लग जाता है, मतलब एग्जीक्यूशन से ज्यादा टाइम स्वैप इन स्वैप आउट में प्रोसेसर काम करता है। तो थ्रेसिंग समझ में आ गया। तो ये सारे टॉपिक्स आज के हैं जो कंप्लीट हो गए थ्योरेटिकली। तो आप लोग मुझे बताइए कि कल का जो रहेगा, जो एक तो फाइल सिस्टम आपको पढ़ना है, ठीक है, एक जो टॉपिक है आपको पढ़ना है फाइल सिस्टम, मतलब फाइल मैनेजमेंट।
हाउ फाइल्स आर मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड इन द सिस्टम, फाइल को कैसे सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कैसे स्टोर किया जा रहा है, तो यहाँ पर उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अगर कहा जाए फाइल क्या है, सबसे पहले अगर आपसे हम बात करें फाइल क्या है, तो फाइल ये है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। फाइल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, फाइल है। और फाइल को मेंटेन करना, सबसे पहले इस फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना या फाइल को मेंटेन करने के लिए फाइल के सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। फाइल के सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स आपको पता है जो किसी फाइल को से संबंधित जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक फाइल से रिलेटेड, उसको हम फाइल एट्रीब्यूट कहेंगे। जैसे एक फाइल का नेम, तो पहला एट्रीब्यूट क्या हो गया, फाइल का नेम हो गया, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट क्या हो गया, फाइल टाइप, ठीक है, फाइल टाइप हो गया। ये किस टाइप का फाइल है, टेक्स्ट फाइल है या डॉट जेपीजी है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, या डॉट बीएमपी है, बिटमैप पिक्चर, या डॉट पीएनजी है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, या पीडीएफ का फाइल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या डॉट पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। या सिमिलरली बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो या डॉट एसटीएम है या डॉट एचटीएमएल है, डॉट एसटीएम है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फाइल है, ठीक है, या डॉट पीएसडी है, डॉट पीएसडी है, तो ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है तो डॉट पीएसडी लगता है इसके साथ, ठीक है। तो फाइल टाइप मीन्स व्हाट, द टाइप ऑफ फाइल, कि ये किस टाइप का फाइल है, तो मल्टीमीडिया फाइल है, या डॉट एवीआई है, डॉट एवीआई मतलब ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड होता है, डॉट एवीआई फाइल, ठीक है। या होता है डॉट एमपीईजी, डॉट एमपीईजी होता है, मतलब ये स्मॉल में रहेगा, डॉट एमपीईजी, तो ये मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। तो ये फाइल का कोई भी टाइप, तो एक तो फाइल नेम हो गया, जैसे कुछ भी हो सकता है abc.pdf, इसका मतलब abc फाइल है, डॉट pdf में है। तो फाइल नेम, फाइल टाइप यूज किया जाता है किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। इसके अलावा फाइल प्रोटेक्शन, यहां पर फाइल प्रोटेक्शन भी एक एट्रीब्यूट होता है। फाइल प्रोटेक्शन का मतलब होता है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो ये 3 प्रकार के राइट्स फाइल पे दिया हुआ है। अगर फाइल पे केवल रीड ओनली एट्रीब्यूट है, इसका मतलब है कि आप उसको केवल ओपन करके पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो रीड, राइट और एग्जीक्यूट ये 3 प्रकार के राइट्स दिए जाते हैं। तो फाइल प्रोटेक्शन में इसलिए लगाए जाते हैं कि फाइल केवल वही रीड कर पाए जो उसके लिए ऑथोराइज्ड है। तो मेन एट्रीब्यूट्स तो हो गए यही फाइल। अब इसके बाद क्या होता है, फाइल साइज वगैरह ये सब अपने आप फाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो फाइल साइज, नेक्स्ट क्या है, फाइल साइज, एंड इवन यहां पर फाइल का क्रिएशन डेट एंड ऑल, ठीक है। फाइल साइज मतलब करंट साइज ऑफ द फाइल, एंड उसके बाद टाइम डेट, टाइम एंड डेट मतलब फाइल पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे या माउस लेके कर्सर लेके जाते हैं तो वहां पर अपने आप आ जाता है कि फाइल की टाइम और डेट। तो ऑल दीज आर नोन एज फाइल एट्रीब्यूट्स। अब यहां पर समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल के एक्सेस करने के लिए एक्सेस मेथड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे एक्सेस टाइप्स प्रोवाइड करता है। जैसे एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा होता है रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है फाइल को ऑर्डर में आप सीक्वेंस में एक्सेस करना। मतलब ये रैंडम एक्सेस का मतलब ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया। ये क्या हो गया, एक रैंडम एक्सेस का मतलब डायरेक्ट एक्सेस हो गया। जैसे डिपेंड करता है कि फाइल स्टोरेज जिस मेमोरी में है, तो उस तरीके से यहाँ पर अगर स्टोर कहाँ पे किया गया है, अगर स्टोर किया गया है टेप में, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक टेप में फाइल का एक्सेस जो होता है वन आफ्टर अनदर, मतलब 1 by 1, तो 1 by 1 एक्सेस। हालांकि अब ये जो चीजें हैं ये क्या हो गई, ऑब्सोलेट हो चुकी। जैसे मैग्नेटिक टेप पर फाइल का एक्सेस होगा वो 1 by 1 होगा, लेकिन डिस्क ड्राइव्स पे, ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज जो है मैग्नेटिक स्टोरेज, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क पर जो होगा, मैग्नेटिक डिस्क अलाउ डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द फाइल। डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द फाइल मतलब आप फाइल जहां भी लोकेटेड है आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल अल्टीमेटली क्या है, कहीं ना कहीं स्टोर है। अगर मान लीजिए वो डिस्क पे स्टोर है, तो एक अगर आप डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की बात करें तो ये नंबर ऑफ सेक्टर्स में डिवाइड है, ठीक है। ईच सेक्टर नहीं, नंबर ऑफ ट्रैक्स में डिवाइड है, और ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रैक्स सेक्टर्स। तो ट्रैक को डिवाइड किया गया सेक्टर में। एक्चुअल रूप से कहाँ पर डेटा स्टोर है, तो किसी न किसी सेक्टर में स्टोर है। सिमिलरली मैग्नेटिक प्लेटर्स में कहीं ना कहीं जो है आपका किसी न किसी मैग्नेटिक प्लेटर के किसी न किसी ब्लॉक में डेटा स्टोर है। तो यहाँ पर दो टाइप का फाइल एक्सेस होता है, सीक्वेंशियल एज वेल एज डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टरी का यूज क्या होता है, डायरेक्टरी का यूज होता है, डायरेक्टरी स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल। डायरेक्टरी क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल आर मेंटेन बाय द डायरेक्टरी, ठीक है। तो और डायरेक्टरी कंटेन multiple files, directory contain multiple files, and all the information about file is maintained in directory, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर फाइल मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ओके ओके, बाय बाय आज के लिए, कल मिलते हैं कल के सेशन में। ओके।